बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इनकलाबी जलसे आम में तशरीफ फरमा मंच पे हमारे पार्टी के और शेख रशीद साहब के तमाम ही पुराने नए दोस्त और पार्टी के जिम्मेदारान इस जलसेगाह के अंदर तशरीफ फरमा तमाम ही बुजुर्ग हजरात, तमाम ही नौजवान साथी, तमाम ही हमारे जाबाज दोस्त, तमाम ही मीडिया के साथी, धुलिया, जलगांव और बाहर गांव से हमारे आए हुए तमाम ही दोस्तों और साथियों, भाई पटाखा वगैरह ना फोड़ा जाए, हम बार बार ऐलान करते हैं, उसके बाद भी आप लोग नहीं मान रहे हैं। जरा बोल दो, बाहर कोई लोग है उनको बंद कर दिए। माइक यहाँ लगा, हमारा माइक लगा वहाँ लगाए ना। हाँ वहाँ चालू है कि देखो, चालू है कि देखो। दोस्तों और साथियों, आज ये इनकलाबी जलसा पार्टी की जानिब से, हमारे परिवार की जानिब से लिया जा रहा है। शेख रशीद साहब के इंतकाल के बाद ये पहला इनकलाबी जलसा हम लोग ले रहे हैं। और जब भी पार्टी का जलसा हुआ करता था तो शेख रशीद साहब बिल्कुल हमारे पीछे कुर्सी लगाकर बैठा किया करते थे और हमारी रहनुमाई किया करते थे। और अगर हमारे तकरीर के अंदर कोई गलत जुमला अगर निकल जाता था तो बाद में शेख रशीद साहब आवाम से माफी मांग लिया करते थे और उसको दुरुस्त करने का काम किया करते थे। लेकिन आज शेख रशीद साहब हमारे बीच में नहीं है। अब हम लोगों को फिक्र है कि कौन हमको रोकेगा, कौन हम पे कंट्रोल करेगा, कौन हमारी इस्लाह करेगा। आज मेरे चाचा जलील दादा भी यहां पर है, अकील चाचा भी है, मेरे परिवार के लोग भी हैं। ये जरूर हमारी रहनुमाई करेंगे, हमारी सरपरस्ती करेंगे। आज का जलसा लेने का मकसद, या हम लोग जो ऐलान कर रहे हैं कि हम लोग सियासत के अंदर बरकरार रहेंगे, हम लोग इस शहर के अंदर सियासत करेंगे, तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये 40 दिनों में जहां पर शेख रशीद साहब बैठा किया करते थे प्रभाग ऑफिस पर, वहां पर कई बुजुर्ग शेख रशीद साहब के साथ किसी ने लूट चलाया, किसी ने हमारी की, किसी ने मजदूरी की। शेख रशीद साहब का पुराना दोस्ताना है। ऐसे हजारों लोग
हम लोगों को हिम्मत देने का काम किए, हमारे सर के ऊपर हाथ रखने का काम किया और उन्होंने हिम्मत दी कि आप लोग आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। इसके लिए आज का जलसा लेकर हम आज ऐलान जंग करने के लिए मैदान में उतरे। शेख रशीद साहब के एक विचार, एक सोच रही। 40 साल शेख रशीद साहब ने इस शहर के अंदर सियासत की, म्युनिसिपल काउंसिलर से लेकर एमएलए तक, मेयर तक शेख रशीद साहब ने शहर के अंदर नुमाइंदगी की, सियासत की। मैं समझता हूं कि निहाल अहमद साहब के बाद शेख रशीद साहब का नंबर लगता है, जो 40 साल इस शहर के अंदर शेख रशीद साहब ने सियासत की और कामयाब सियासत की। क्या वजह? शेख रशीद साहब ने कभी भी अपना माजी नहीं भूला। शेख रशीद साहब ने कभी भी अपने वो साथ में लूम चलाए हुए उनके साथियों को कभी नहीं भूला। शेख रशीद साहब ने कभी ये नहीं भूला कि मेरे साथ पावर लूम चलाया करते थे। कभी शेख रशीद साहब ने ये नहीं भूला कि मेरे साथ कभी हमाली किया करते थे। शेख रशीद साहब ने कभी ये नहीं भूला कि देहातों के अंदर जब शेख रशीद साहब चूड़ी बेचने जाया करते थे तो बेडशीट का और चादर का धंधा करने वाले शेख रशीद साहब के साथ फेरी पे जाया करते थे। कभी उनको नहीं भूला। इसके लिए 40 साल ये शहर के अंदर शेख रशीद साहब ने सियासत की। गरीबों को कभी नहीं भूला, झोपड़पट्टी की आवाम को कभी नहीं भूला। हमेशा उनको साथ लेकर चलने का काम शेख रशीद साहब ने 40 बरस किया और शेख रशीद साहब इस दुनिया से चले गए। और ये मंच में बैठे हुए लोग, ऐसे कई हमारे साबिक कारपोरेटर आज बैठे हैं। शेख रशीद साहब ने किसी को कारपोरेटर बनाने का काम किया। शेख रशीद साहब ने किसी को स्टैंडिंग चेयरमैन बनाने का काम किया। अनेक लोग हैं। शेख रशीद साहब ने अनेक ओहदों के ऊपर कई लोगों को पहुंचाने का काम किया। अपने साना बसाना साथ लेकर चलते रहे और इसीलिए आज ये पूरा मंच इस बात की गवाही दे रहा है कि नहीं, शेख रशीद साहब नहीं है तो भी हम आपके साथ हैं, आपके परिवार के साथ हैं। अगर शेख रशीद साहब अपनी जिंदगी भी लोगों के साथ अगर गलत किया करते तो आज ये लोग बैठते नहीं बल्कि चले जाते थे कि अब शेख रशीद साहब गए, आपको भी टाटा बाबा हमको कर देते। लेकिन आज क्यों बैठे? ये हिम्मत देने के लिए बैठे, ये शहर के आवाम को ये मैसेज देने के लिए बैठे हैं कि हम शेख रशीद परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। ये मैसेज देने के लिए लोग बैठे हैं। शेख रशीद साहब की ठीक है, इंतकाल के बाद कई लोग अलग अलग ओपिनियन पोल, अलग अलग तबसरा कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं। कई लोग सोच रहे हैं कि रास्ता साफ हो गया। कई लोगों के मन के अंदर लड्डू भी फूटे होंगे और ये शहर के सामने धीरे धीरे बात सामने आ रही है। शेख आसिफ क्या, शेख रशीद परिवार क्या, जिस बाप ने 40 साल इस शहर के अंदर राज किया, उस बाप की औलाद हम है, याद रखना। शेख रशीद साहब ने सब सिखा के गए, अच्छों के साथ कैसा पेश आना, बुरों के साथ कैसा पेश आना, सब तरबियत दे के गए शेख रशीद साहब ने।
लेकिन शेख रशीद साहब की पूरी सियासी जिंदगी आप उठाकर देखिए। यहां पर बैठे हुए तमाम ही, चाहे वो गुरुवार वार्ड हो, रौनकाबाद का इलाका हो, शहीद अब्दुल हमीद रोड हो, कमालपुरा हो, रविवार वार्ड हो, देवी का मल्ला हो, नया इस्लामपुरा हो, पूरे शहर के लोग यहां पर बैठे हुए हैं। शेख रशीद साहब ने कभी आपकी वोटों का सौदा नहीं किया, कभी भी आपकी वोटों को ले जाकर कहीं बेचा नहीं। और नहीं तो हमारे मुखालिफ में जितने लीडरान हैं जो कुछ भविष्यवाणी कर रहे हैं, ओपिनियन पोल जारी कर रहे हैं, कभी शेख आसिफ हारा तो हरे गुलाल के अंदर खेलने वाले भी ये शहर में देखा है। अपनी कारपोरेटरशिप का सौदा, एमएलए में मदद करने के लिए आपकी वोटों का सौदा, मेयर की कुर्सी बेच दी गई, उसका सौदा किया गया। हर वक्त तुम्हारी वोटों का सौदा किया जाता, बहाव लगाया जाता, आपकी वोटों को बेच दिया जाता, आपको कभी खबर नहीं होती। लेकिन शेख रशीद साहब ने और शेख रशीद साहब के परिवार ने कभी भी आपकी वोटों का सौदा नहीं किया। आज मैं कसम खाकर बोलता हूं, आज आपसे वादा करता हूं कि शेख रशीद साहब ने आपकी कभी वोटों का सौदा नहीं किया, ये शेख आसिफ भी आपकी कभी वोटों का सौदा नहीं करेगा, कभी आपकी वोटों का सौदा नहीं किया जाएगा। उसूल के साथ राज्य सियासत की जाएगी, सर उठा के राजनीति की जाएगी, सर उठाकर सियासत की जाएगी। शहर के अंदर सर झुका के कभी सियासत नहीं की जाएगी। सियासत के अंदर दो चीज होती है, या इलेक्शन हारा जाता है या इलेक्शन जीता जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। और अल्लाह का करम है कि 2 टाइम शेख रशीद साहब इस शहर के मेरे बने, एक टाइम मैं मेरे बना, 2 टाइम शेख रशीद साहब मेयर बने, एक टाइम मैं मेयर बना, 2 टाइम मेरी वालिदा मेयर बनी। ये दूसरे कोई भी खानवेदे को ये एजाज नहीं हासिल है। और हारे भी फिर खड़े हुए और फिर लड़ेंगे, और अगर आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह फिर जीतेंगे। लेकिन आपकी वोटों का सौदा नहीं किया जाएगा, ये वादा आज मैं इस मंच से करता हूं। कभी आपकी वोटों का सौदा नहीं किया जाएगा, ना शेख रशीद साहब ने किया और ना हम करने वाले। और अगर ये भी सोच रहे होंगे कि शेख रशीद के परिवार को दबा दिया जाएगा, दबा के राजनीति की जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। ना हम आपसे दबने वाले हैं, ना आपसे हम डरने वाले हैं, और ना हम कभी झुकने वाले हैं। और अल्लाह का करम है, शेख रशीद साहब ने भी सेंट्रल जेल देखा था, शेख खलील साहब ने भी सेंट्रल जेल देखा, शेख जलील साहब ने भी सेंट्रल जेल देखा, खालिद हाजी ने भी जेल देखा, और शेख आसिफ ने भी सेंट्रल जेल देख के आया है। इसके लिए हम डरने वाले नहीं, डरने वाले नहीं है। जरूरत पड़ेगी कि जेल जाना पड़े, उसके लिए भी तैयार है, लेकिन आपके सामने झुकेंगे नहीं और ना डर के राजकारण कभी नहीं करेंगे, कभी आपके सामने झुकेंगे नहीं, कभी डरेंगे नहीं, कभी छपेंगे नहीं। जरूरत पड़ी सेंट्रल जेल जाने के लिए पूरी तैयारी रहेगी, लेकिन डर के सियासत को नहीं होगी। और नहीं तो शेख रशीद साहब ने हमेशा डेरिंग से सियासत की। अगर हम डर गए
तो शेख रशीद साहब बोलेंगे मेरे जाने के बाद तुम डर गए, तो हम डरने वाले नहीं। ये जहन से तो बिल्कुल निकाल देना चाहिए। ये हमारी अपनी पॉलिसी रहेगी। मैं पॉलिसी डिक्लेयर कर रहा हूं आज शहर के सामने, पॉलिसी डिक्लेयर कर रहा हूं। पॉलिसी आने वाला लाएमल मैं बता रहा हूं हमारे मुखालिफिन को भी और शहर के आवाम को भी और आप लोगों को भी, कि ये आज की जो तकरीर होगी, आज की जो पॉलिसी हम डिक्लेयर कर रहे हैं, आज का जो लाएमल हम डिक्लेयर कर रहे हैं, उसी लाएमल के ऊपर चलेंगे और उसी के ऊपर सियासत करेंगे। और शेख रशीद साहब ने जो हमको सिखाया कि गरीबों को साथ लेकर चलो और उनके सुख और दुख में शामिल हो, हम वही करेंगे जो शेख रशीद साहब ने हमको सिखा कर गए। ये हमारी अपनी पॉलिसी और ये हमारा लाएमल होगा। और पुलिस डिपार्टमेंट भी अब तो बस विभाग थोड़ा सी एक्टिव कर दो। पुलिस डिपार्टमेंट, खुफिया विभाग जरा एक्टिव कर दो। मैं कोई तनकीद आज पुलिस डिपार्टमेंट से नहीं करना, पुलिस डिपार्टमेंट में मैं कोई तनकीद आज नहीं करना चाहता। मैं बिल्कुल कोई भी तनकीद के मूड में आज नहीं हूं। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट भी हमारे मुखालिफिन के ऊपर नजर रखे। दोस्तों और साथियों, ये बात मैं यहीं छोड़ रहा हूं, आगे डिपार्टमेंट से मिलकर मैं बात करूंगा। लेकिन ये मालेगांव शहर मस्जिद और मीनारों का शहर है। मालेगांव शहर मस्जिद और मीनारों का शहर है। यह खानकाहों का शहर है। यहां पर हिंदुस्तान की वो हर दीनी तंजीम की ऑफिसेस है, तंजीमें है, और उसमें अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है कि बहुत बड़ी तादाद उलमाओं की उसके अंदर, तंजीम के अंदर, ये शहर के अंदर काम करती है। मदारिस बहुत है यहाँ पर लड़कियों के, लड़कों के। अल्लाह का बहुत एहसान है, हमको इस शहर के ऊपर फख्र है। यहां पर तालीमी अदारे भी बहुत है। यहां पर तालीमी अदारे भी बहुत है, और अल्लाह का करम है, यहां का एक बच्चा IAS भी बना। हमारा नाम, हमारा शहर का बहुत ऊंचा मुकाम है हिंदुस्तान के अंदर, मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर। और ये शहर के अंदर सियासत, हारून अहमद अंसारी साहब ने भी ये शहर के अंदर आजादी के बाद सियासत की। ये शहर के अंदर निहाल अहमद साहब ने भी सबसे ज्यादा पीरियड, सबसे ज्यादा वक्त निहाल अहमद साहब ने सियासत की। शेख रशीद साहब ने भी शहर के अंदर सियासत की। आज मैं वो तमाम ही दीनी तंजीमें, मेरी बात को माने या ना माने, एकदम साफ अल्फाज में, क्योंकि मुझे बहुत तजुर्बा कुछ लोगों का हुआ है और दिल भी दुखा। कोई आगे नहीं आया, वो दुख है। लेकिन आज जो मैं बोलना चाहता हूं कि कोई माने ना माने मेरी बात को, अगर मेरे चाहने वाले मान लिए तो मेरे लिए प्रॉफिट है। मुझे बताओ आज ये शहर की हालत क्या है, ये शहर की सियासत किस तरफ जा रही है। मेरा सवाल है इस शहर के तमाम ही दीनी तंजीम के जिम्मेदारान से, तालीमी अदारों से, ये शहर के मोतबर लोगों से, तमाम ही बिरादरियों के तमाम ही सदर अराकीन से,
और ये शहर की आवाम से मेरा सवाल है कि आज ये शहर की सियासत किस रास्ते के ऊपर जा रही है। आज मेरा आप लोगों से सवाल है। ये बहुत दिन बाद जलसा हो रहा है, बहुत दिन बाद मैं तकरीर कर रहा हूं बड़े मंच से। ये शहर की सियासत किस रूप के ऊपर जा रही है। ये शहर की सियासत फिरका परस्तों के गुलामी की तरफ, फिरका परस्तों के सामने झुककर गुलामी की तरफ ये शहर की सियासत जा रही है। और अफसोस कि शहर का एमएलए एक आलिम दीन है और उसके बावजूद फिरका परिस्तों के सामने गुलामी की सियासत ये शहर के अंदर, और यहाँ का मुसलमान मैं खुले अल्फाज में कहूंगा तो गुलामी की तरफ लेकर जाया जा रहा है। मैं इस मालेगांव तालुके के हिंदू भाइयों से मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरे जितना मैं मुसलमानों को मानता हूं उतना मैं हिंदू भाइयों को भी मानता हूं। लेकिन अगर कुछ सियासी लोग अगर हिंदू और मुसलमान लड़ाने की बात कर रहे हैं, या मुसलमानों को कुछ फिरका परस्त पार्टियों के लोग अगर दबाने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, तो आवाज कौन उठाएगा? बता रहे वाले भैया, ये वहीं बैठे रहो, वहीं बैठे रहो। कुठली बैठक झालेली नाही. आता पॉझिटिव्ह माझी बैठक झालेली नाही. हेलो, एक मिनट ये थोड़ा रिवर्ट कर दो भैया. और जो खासदार है हेमंत पाटिल साहब वो लोग चर्चा कर रहे हैं, वो लोग डिस्कस कर रहे हैं. कुठली बैठक ये एक मिनट, आता ये हेमंत पाटिल शिवसेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिंगोली से चुनकर आते, ये क्या बोले सुनो. पॉझिटिव्ह आली ना, लेकिन माझी बैठक झालेली नाही. आता तुम्ही बसले होते ना. नहीं कुठली बैठक झाली. देखिए हम हमारे जो खासदार साहब है इम्तियाज जलील साहब और जो खासदार है हेमंत पाटिल साहब वो लोग चर्चा कर रहे हैं, वो लोग डिस्कस कर रहे हैं और उसमें जो भी नतीजा आएगा वो बताएंगे. गोदावरी मल्टी सर्व्हिस मध्ये आहोत. त्याचं कारण म्हणजे या ठिकाणी काही वेळापूर्वी एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील असतील आणि एमआयएमचे धुळ्याचे आणि मालेगावचे आमदार हे दोन्ही शिवसेनेचे खासदार जे आहेत हेमंत पाटील यांच्यासोबत होते. हिंगोलीचे जे खासदार आहेत ते त्यांच्यासोबत होते. हेमंत पाटील बाहेर गेलेले आहेत, त्याचबरोबर जे फारुख शाह आहेत ते देखील बाहेर गेले. मात्र या ठिकाणी आपण पाहू शकता खासदार आतमध्येच आहेत. तुम्ही स्वतः आता सिक्युरिटीला सांगितलंय की आतमध्ये खासदार ये अब्दुल गफ्फार कादरी एमआईएम के औरंगाबाद के सदर थे उस वक्त. आगे बढ़ो, बताओ साहेब ते उघडत नाही, नेमकं काय कारण आहे? मी काही सांगणार नाही. मी काय म्हणतो माहिती काय काही सांगणार नाही. तुम्ही हमारे आगे के लोग इम्तियाज जलील साहब है एमआईएम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी औरंगाबाद. उधर गए थे हेमंत पाटिल. अच्छा नहीं, हमारे शहर के एमएलए अंदर बैठे दिखे क्या? तो यहाँ पे मिला नहीं हमारा उनके साथ कोई नहीं. यहाँ पे मिले हैं वो रेस्टोरेंट में. अभी हम सीधू जा रहे हैं, वहाँ पे आदमी हमारी एक गाड़ी है तो आगे चली गई है. एक गाड़ी आगे चली गई, वहाँ पे आ गई. और इनके पास सीधे वो टैक्सी में जा रहे हैं, बात ध्यान रखो. इनके पास गाड़ी नहीं है, टैक्सी में मुंबई में घूम रहे हैं. आगे बताओ. ये एमएलसी का चुनाव था जब उद्धव ठाकरे की हुकूमत गिरी
उसके दूसरे दिन, उसके पहले दिन जो एमएलसी का और राज्यसभा का चुनाव था, उस वक्त की वोटिंग के बाद का ये बयान है। वोटिंग हो गई है और क्या बताएंगे? किसको वोटिंग किया हमने? ये तो खुद से रहता ना। वोटिंग का मतलब ही ये है कि किसको वोटिंग दी गई है उसको तो बताया न जाए। हाँ, वोटिंग का मतलब ये होता है इतनी बंद एहतियात के साथ जो है वोटिंग दी जाती है। लेकिन अपने मामले का कारण को समर्थन दिया है, तो आप विकास आघाड़ी को समर्थन दिया, क्या दिया? आपको रिसीव करने के लिए शिवसेना के बाद ही आप मुझसे क्यों पूछते? क्या लगता है कौन जीतेगा? ये तो ऊपर वाला है। ऊपर वाले को वोट तो आपने किया है। भाई बात वोट तो बहुत लोगों ने किया है, जिसको ज्यादा वोट मिलेगी वो जीतेगा। आपने अपने माविका सागर को समर्थन किया था, अब माविका सागर को वोट किया है। हमारी पार्टी के जो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है इम्तियाज जलील साहब ने कल रात में आप लोगों से बात कर ली है। उनसे बात की है, अपने वोट माविका सागर के उन्होंने आपको बता दिया, उसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीमध्ये गैरहजर राहणारे एमआयएमचे आमदार मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आपल्याबरोबर आहेत. त्यांनी नुकतीच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतलेली आहे. शिंदे गटाचे आमदार ज्या ठिकाणी आहेत त्याच ठिकाणी हे आमदार आलेले होते. आपण निवडणुकीसाठी गैरहजर राहतात आणि इकडे शिंदे गटातील आमदारांची भेट घेत आहेत. मैं मालेगांव था और मुझे हज के लिए जाना है, तो हज के ताल्लुक से जो पेपर वर्क था उस ताल्लुक से मुझे हज हाउस में बुलाया गया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 10-15 मिनट का काम होगा, वो निपटा के मैं आ जाऊँगा। मैं वहाँ गया तो जो लोग बुलाए थे वही लोग मौजूद हाजिर नहीं थे, तो मुझको आने में देर हुई, इसलिए मैं हाउस में तो नहीं था। मुझे हज पर जाना है, मैं कल भी नहीं रहूँगा, आज रात मेरी रवानगी। तो ये हुआ कि किसी को ऐसा नहीं लगे कि ये दोनों दिन गैर हाजिर थे। सीएम साहब जो है कम से कम उनके कान पर बात आ जाए कि मैं नहीं हूँ, हज पे जा रहा हूँ इसलिए नहीं, और मुबारकबादी देने के लिए आया था और मेरा कल गैर हाजिर रहूँगा मैं, तो उनको मालूम रहना चाहिए। म्हणजे उद्याला बहुमत असणे होणार तेव्हा पण तुम्ही राहणार नाही. वहाँ पर एक मिनट, ये अभी उन्होंने क्या बोला कि मैं हज पे जा रहा था, पासपोर्ट के लिए देर हो गई। उस वक्त तो असेंबली हाउस के अंदर भारतीय जनता पार्टी और शिंदे हुकूमत जब बन रही थी, उस वक्त तो ये जानबूझकर, मेरा मानना है, ये लेट पहुंचे हज का बहाना बताकर असेंबली के अंदर हाजिर नहीं हुए और ये गैर हाजिर थे, हाउस में नहीं गए। बीजेपी और शिंदे हुकूमत के खिलाफ इन्होंने वोट नहीं की, ये बाहर गए और उसके बाद के एक होटल के अंदर जहां पर शिंदे साहब सीएम है, उनके एमएलए के साथ जो शिवसेना के एमएलए लोग 5 स्टार होटल में रुके थे, ये वहां जाकर बोलते हैं कि मैं उनसे मुलाकात करने के लिए आया हूं, कहीं उनकी गलत समझ ना बन जाए। मुझे ये बताओ कि असदुद्दीन अवैसी तुम्हारा लीडर है क्या शिंदे साहब तुम्हारे लीडर है? उनकी गलत समझ क्यों बनेगी? तो इसका मतलब सेना और भाजपा के साथ मिली भगत तुम्हारी थी, ये बिल्कुल जाहिर होता है। आगे बताओ। ये हमारे मिनिस्टर साहब दादा भूसे साहब पालक मंत्री है, वो भी आए हुए थे, उनके सामने स्टेटमेंट हुए, उस अनुसार हम वहाँ पर गुना दाखिल करते हुए छावनी पुलिस स्टेशन एनएसजी कॉलेज के अंदर जो कैरियर गाइडेंस का प्रोग्राम था, वहाँ पर कुछ मुस्लिम स्कॉलर, एजुकेटेड लोग जो लेक्चर देने के लिए एमएसजी में आए थे, उनके ऊपर धर्म परिवर्तन का इल्जाम लगा था, हंगामा हुआ था, फिरका परस्त तंजीमों ने हंगामा किया था। उसके ऊपर जो पुलिस स्टेशन के अंदर गुना दाखिल करने का जो वक्त था, उस वक्त हमारे पालक मंत्री दादा भूसे साहब पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में बैठकर उनको हुक्म जो दे रहे थे, वो बताना चाहता हूँ, बाद में मैं पूरी बात करूंगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैंप पुलिस स्टेशन में जबानी बदलने का काम चल रहा है, वो हमें पता चला। हम यहाँ पर आए और वो देखा तो हमें सब समझ में आया। यहाँ पर मंत्री साहब को बुलाया, सब वरिष्ठ आए और एसपी साहब आए, सब आए। उन्होंने फिर वो स्टेटमेंट, वो खुद बैठकर उन्होंने स्टेटमेंट जबानी दी। अर्जुन देवरेच्या सभागृहामध्ये लिहून घेण्यात आलं, सदर कार्यक्रमादरम्यान मुस्लिम धर्माबाबत अथवा मुस्लिम धर्माविषयी मन परिवर्तन करण्याबाबत कोणतेही भाषण झाले नाही। तुम्ही त्याच्यात काही राजकारण करायचा जरी प्रयत्न केला ना तर माझ्याकडे माहिती आहे। त्या प्राचार्याने ज्या संस्थेने परवानगी दिली त्यांना बाजूला करता, तुम्हाला काही हिंदूंची
चार खोली दिसल्या का तिकडे 9:30 वाजेपर्यंत तुम्ही दळण दळू राहिले 12 वाजेची घटना रात्रीचे 9:30 झाले एक मिनट मंत्री महोदय ये बोल रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट को ये 12:30 बजे की घटना दोपहर की रात में 8:30 बज गए आतापर्यंत तुम्ही FIR का भरने गेला क्यों तुमने गुन्हा दाखल नहीं किया वो स्कॉलर लोगों के ऊपर ये आदेश दे रहे हैं आगे बताओ ये वो जो जुलूस था वो ये रोड के ऊपर से गया हुआ यात्रा का जुलूस था उसके बारे में बाद में बात करूँ आगे ये हमारे शहर के भाइयों के MLA और मंत्री थे दादा भुसे साहब ने एक गाड़ी को सहयोग होटल के सामने रोका था जो उसके अंदर जानवर थे ऐसा बोलते देखो भाई ठीक है लास्ट है भैया ठीक है ओके दोस्तों और साथियों अभी और एक वीडियो रही मेरे को दोस्तों और साथियों मैं इसके लिए बता रहा हूं आज आप लोगों को शहर के आवाम को स्क्रीन के जरिए इसलिए मैं बता रहा हूं मैंने इसलिए पहले शुरुआत ये किया कि शहर कहां जा रहा है शहर कहां जा रहा है दादा भुसे साहब आप पालक मंत्री हो मेरा कोई जाति आपसे झगड़ा नहीं है हमारे विचार अलग है हमारी सोच अलग है मैं सेकुलर विचार रखने वाला हूं और आपकी पार्टी के तो पूरी दुनिया को मालूम है आप अपने हर तकरीर के अंदर ये बोलते हो कि शहर की तकदीर बदल जाएगी 2024 में शहर का विकास हो जाएगा शहर का नक्शा बदल जाएगा आपकी जो रिकॉर्डिंग टेप रिकॉर्ड है ना आप 4 साल से वही बजा रहे हो ये यूट्यूब वाले को मैं बोलना चाहता हूँ आप भी यही बता रहे हो ये जा तकरीर में खड़े रहे चेहरा मोरा बदलून टाकू विकास होईल शहरात बुनकरों की मीटिंग के अंदर बुनकर की बात छोड़ दिए बोले शहर का चेहरा मोरा बदल जाएगा आप अपने विकास के ऊपर आपके डेवलपमेंट के ऊपर इतना दम है तो विकास और डेवलप के नाम पर वोट मांगो मुसलमानों की बलि चलाकर आप वोट मत मांगो यही आपको मेरे को बोलना है राय को हिंदू और मुसलमानों को लड़ाते हो ये शहर की परंपरा है आज की नहीं 50 साल की कि देवी का रथ आता है हमारी खानदेश से हमारे खानदेश के हिंदू भाई आते हैं और इस शहर से जाते हैं यहाँ का मुसलमान उनको शरबत पिलाता है यहाँ का मुसलमान उनको पानी पिलाता है उनके लिए नाश्ते का इंतजाम करता है एक खत्तर भी नहीं गए एक खत्तर आज तक इतना एहतराम करते हम भाईचारा इतना है क्या जरूरत पड़ गई इन 2 सालों के अंदर आपको क्या आपके पार्टी के लोग वो रात आता है तो 40 को फाटे के ऊपर आप जमा होते हो पूरे तालुके के अंदर आप सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट वायरल करते हो कि वहां जमा हो जाओ हमारा पवित्र महीना चलता रमजान महीना और हजारों की तादाद के अंदर आप इस शहर से गुजरते हो
हमको गुजरने में कोई दुश्वारी नहीं है, हमको कोई एतराज नहीं है। हम कल भी इस्तेकबाल करते थे, आज भी इस्तेकबाल करेंगे, कल भी पानी पिलाते थे, आज भी शरबत पिलाएंगे। इतराज ये है कि आपकी पार्टी के लोग शहर का लैंड ऑर्डर खराब करते हुए जाओगे, गलत सलत नारे लगाते जाओगे, शकावत के सामने दुकानों का तोड़फोड़ करते जाएंगे। शहर का माहौल क्यों खराब कर रहे हैं? क्यों आपको अपने दौलत के ऊपर विश्वास नहीं है? आप बहुत विकास की बात कर रहे हो कि उसके ऊपर भरोसा नहीं है? क्या हिंदू भाई को भड़का कर वोट देना चाहते हो? क्या तफरका बना कर नहीं चाहते हो? क्या वजह है? ये शहर के आवाम सोचे। शहर के एमएलए का तो आपने देखा है वीडियो। 2019 में जैसे इस्लाम की तलवार यही निकाल दी गई थी। अगर मैं कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार था तो मेरे पे ये इल्जाम था कि मेरी पार्टी के लीडर मंदिर का घंटा बजाते हैं, इस तरीके की तकरीर की गई, मुसलमानों को वर्गलाया गया, कौम और मिल्लत के नाम पर वोट मांगी गई। उसके बाद तुमने इस शहर के मुसलमानों का सौदा किया। ये 4 सालों के अंदर हमारे शहर की दीनी तंजीमों को सोचना पड़ेगा। शेख हसीना एक अकेला ये शहर में नहीं रहता। आप मेरा भरोसा नहीं करोगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके ही लोगों का विश्वास, ये शहर के 5-7 लाख मुसलमानों का विश्वास, आपको इनको जवाब देना पड़ेगा। मेरी अपील है दीनी तंजीमों से। कौम मिल्लत के नाम पे रोड मांगी गई, एमएलए बन गए। असदुद्दीन अवैसी साहब 4.5 साल गुजरते आए, आप यहाँ के मुसलमानों के आंसू पोंछने नहीं आए। आपके एमएलए ने क्या किया? मुझे दुनिया के एमएलए के बारे में कुछ बोलना नहीं है। मैं मालेगांव में रहता हूं, मैं मेरे शहर पे सोचूंगा। क्या किया पता है आपको? वो हेमंत पाटिल शिवसेना का एमएलए, जो आज के मुख्यमंत्री के पार्टी का एमपी है। इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद के हिमायन के, वहां के मुसलमानों ने अपने जेब का पैसा लगाकर, हमारी मां बहनों ने दुआएं की, रोजा रखा। इम्तियाज जलील साहब को भी उन्होंने एमपी बनाया। एमपी दुश्मनी नहीं वहां। क्यों? इनके पास इतनी भीख लग गई कि इनके पास गाड़ी नहीं है। शहर में तो चर्च पर स्टिकर लगा के 55 गाड़ी घूमती। औरंगाबाद के अंदर तो स्टिकर लगा के गाड़ियों में घूमते आप, 50-50 लाख की गाड़ियों में। क्या वजह है कि मुंबई के अंदर आप टैक्सी से सफर किया? आपने, आपके सामने वीडियो, इस चैनल की वीडियो है। होटल के अंदर बैठकर मीटिंग की गई, डीलिंग की गई। उसके बाद एकनाथ शिंदे साहब वजीर आला बने। दूसरे दिन होटल के अंदर जाकर ये मुलाकात करते हैं कि गलतफहमी ना हो जाए। उनको तो कोई जवाब देने की जरूरत नहीं थी। शिंदे साहब को उनकी पार्टी का नहीं था। तुम तो हिमायत के हो, तुम तो अपोजिशन में हो, तुमको तो भी पाया था। उसके बाद आप गैर हाजिर है। एमएलसी और राज्यसभा के अंदर तुमने गिरी की। तुम मुंबई के अंदर बैठकर, होटलों के अंदर बैठकर डीलिंग करते हो, टैक्सी में घूमते हो, ये शहर के और इस मुसलमानों की वोट का सौदा करते हो। कब ये शहर जवाब पूछेगा? कब उनसे सवाल किया जाएगा? अगर दादा भुसे साहब इतने जिम्मेदार नहीं है, ये शहर के एमएलए उतने जिम्मेदार है। अगर मॉब लिंचिंग हो रही कुरैश बिरादरी के जिम्मेदार यहां बैठे हैं,
यहाँ पर कुरैश बिरादरी के जिम्मेदार यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर कुरैश बिरादरी के नौजवानों को जानवर लाने के ऊपर अगर हमारे शहर के मंत्री महोदय अगर आप गाड़ी रोककर अगर उनको आप मारते हो, आप गाड़ी जमा कराते हो, तो फिरका परस्त तंजीमों को ले लोग जो है पूरे तालुके के अंदर उस वक्त से मॉक लिंचिंग की वारदात ये शहर में बढ़ी, लेकिन एमएलए का मुंह असेंबली में भी नहीं खुला और यहां पर भी नहीं खुला। क्या वजह है? इसका जवाब कौन देगा? रमजान महीना, कसम खुदा और रसूल की, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बोलता हूं कि मैं पूरी तरह भी बोलता यीशु आगाजी मस्जिद के अंदर 2 बरस से ऐसा हो रहा है कि मेरी तरावी की नमाज छूटती है जब वो रच जाता है। शेख रशीद साहब अपनी रिक्शा के अंदर जब वो रात आया तो शेख रशीद साहब मगरिब के बाद रोजा उन्होंने ऑफिस में खोल कर गए और रात के थोड़ी दूर के ऊपर चलते रहे कि कोई हादसा ना हो जाए। और मैं यहाँ पर ये पूरी टू व्हीलर के ऊपर घूमता रहा जब तक वो क्रॉस नहीं हो गया बस स्टैंड। शहर को संभालने की कोशिश की, लेकिन इतना बड़ी कुछ गुजर गया, इतनी गुलामी कि तुम एक आवाज नहीं उठा सकते। असेंबली के अंदर तुमने एक आवाज उठाई क्या कि मेरे शहर के अंदर ऐसा हो रहा है? 5 महीने के अंदर, रमजान महीने के अंदर आपने कोई आवाज नहीं उठाई। किसकी गुलामी कर रहे हो? इसका जवाब तुमको देना पड़ेगा। शहर कहां जा रहा है? मुझे मालूम है मैं जो बोल रहा हूं इस मंच से, इन मीडिया के सामने, मुझे मालूम है कि मेरे साथ भी झूठे केस बनाए जा सकते हैं। मुझे इस बात का एहसास है। झूठे केस मुझ पर भी बनाए जा सकते हैं, मेरे पे भी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन अगर मैं आज बोल रहा हूं तो इस जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि सेंट्रल जेल की पार्टी मैंने देख के आया हूं कि एक वक्त तो पड़ेगा कि मुझे अंदर रहना पड़ेगा, उसके लिए भी मैं तैयार हूं, इसलिए आज यहां तकरीर कर रहा हूं, उसके लिए भी तैयार हूं, लेकिन झुकूंगा नहीं, यह तो तय। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, आंख में आंख डालकर बात करूंगा, यह शहर को बचाने की कोशिश करूंगा, यहां के हिंदू और मुसलमानों की एकता बरकरार रखने के लिए लड़ते रहूंगा। लेकिन सरकार और सरकार के नुमाइंदों के सामने झुकना मुझे नहीं पसंद है और मैं नहीं झुकूंगा। ये बात का मुझे शेख रशीद साहब ने सिखा कर गए, डरना नहीं, झुकना नहीं। क्या होगा? ये फांसी में तो नहीं लटकाएंगे, जेल में डालेंगे ना। न्यायालय खुलिए, कोर्ट खुलिए, इंसाफ मांगेंगे। आज के ऐसे जज कोर्ट के अंदर मौजूद है जो इंसाफ पसंद है और इंसाफ दे रहे हैं, लेकिन इसका जवाब जो शहर के एमएलए को देना पड़ेगा। अरे कितनी शर्म की बात है, 4-4.5 फीट का आदमी नितेश राणे मालेगांव के अंदर आता है, किले के ऊपर चढ़ जाता है और ये कमिश्नर उसका इस्तेमाल करता है और वो वहां से नजारा देखता है। नजारा, ये शाह बिरादरी के लोग बैठे हैं, शकील शाह वगैरह, शाह बिरादरी की एक बहुत बड़ी आबादी है वहां पर। हमारे दलित भाइयों की भी बहुत बड़ी आबादी है उस बस्ती में, हमारे बुनकर भाइयों के भी बहुत मकान आते हैं वहां। वो आकर वहां पर बोलता है कि 8 दिन के अंदर ये बस्ती खाली हो जाना चाहिए, मैं तो बुलडोजर चला दूंगा। इतनी मर्दानगी थी ना असेंबली के अंदर आवाज उठा के बोलना। शर्म आना चाहिए कि तुम्हारे असेंबली हल्के के अंदर की जाता, तुम्हारे असेंबली हल्के के अंदर आकर तुमको चैलेंज करके गया, सिर्फ तुमको चैलेंज करके नहीं गया,
यहाँ के मुसलमानों को चैलेंज करके गया, लेकिन आपने एक अल्फाज नहीं बोला। इसका जवाब भी तुमको शहर को देना पड़ेगा। अरे असेंबली के अंदर बोल दिया कि पाकिस्तान है, मालेगांव को नीतीश राणे ने खुला बोल दिया मीडिया के सामने। इससे पहले भी बोला कि जमीन का जिहाद चलता, बांग्लादेशी पाकिस्तानी लोग रहते, उनको पलाट लेके जा रहे, आपने कुछ नहीं कहा। अरे क्या बुज़दिल बना रहे हो शहर को? आपकी जिम्मेदारी है। ये शहर के आवाम ने आपको वोट दिया, आपको असेंबली के अंदर भेजा, इसके लिए नहीं कि आप होटलों के अंदर बैठ के शिवसेना के साथ सौदेबाजी करो, इसके लिए आवाज उठाने के लिए भेजा गया था। खामोश आप, चैलेंज करके जाता है इंसान और आप खामोश है। ये शहर का नुमाइंदा खामोश। कौन देगा इसका जवाब? कब सवाल पूछेगा ये शहर? आपको सवाल पूछना पड़ेगा। ये साल इलेक्शनी साल है। पार्लियामेंट, कॉर्पोरेशन, असेंबली 2024 में 3 इलेक्शन आने वाले हैं और ये शहर का इम्तिहान है और साथ साथ में शहर की दीनी तंजीमों का भी इम्तिहान है। ये शहर की आवाम के सामने, मेरे सामने जान दो, मैं नारायक हूं, आप मुझे जवाब दे नहीं हो सकते, लेकिन ये शहर को आप जवाब दे दो। आपको जवाब देना पड़ेगा। शेख आसिफ कब्रिस्तान का मामला उठाता है तो बोलते सियासत है। अरे वो अल्लाह देख रहा है, कोई आगे नहीं है। मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा हूं, अच्छे लोग भी है, दीनी तंजीमों में अच्छे लोग भी है, लेकिन उनको कुछ लोग मिसगाइड करके रास्ता बता देते हैं, डरा दिया जाता है उन लोगों को। अगर मेरी बात खराब लग रही तो मैं माफी मांगता, नहीं तो कल तनकीद शुरू। हालांकि शेख रशीद साहब ने बोले भाई तनकीद आएंगी, तनकीद करेंगे, कर रहे थे। मैं भी एकदम मजबूत हो गया, आन दो कितनी तनकीद आती, सब तैयार है मैं, लेकिन इम्तिहान है और अब तुमको इम्तिहान लेना है। क्या होगा? आपके हाथ में फैसला शहर के आवाम के हाथ में, या हरा दोगे हमारी पार्टी को या जिता दोगे, फैसला आपको है। और नहीं तो ऐसी बुज़दिल बन के रहो, सर झुका के रहो, जुल्म के खिलाफ मत बोलो, जुल्म होता हुआ मत देखो, शहर को लूटा जा रहा है खामोश रहो, कारपोरेशन को लूटा जा रहा है। अरे तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा टैक्स का पैसा, तुम कारपोरेशन में घर पट्टी, नल पट्टी, प्रॉपर्टी टैक्स भरते हो। वो पैसा जो जमा हो रहा, मालूम है तुमको ये 2 सालों के अंदर क्या हुआ? बाकी मुकर्रीम ने बताया आपको। अरे शेख रशीद साहब का और अगर शिवसेना से अगर कोई झगड़ा शुरू हुआ, किस वजह से हुआ पता है? 100 करोड़ रुपया मंजूर हुआ हुकूमत से, सिर्फ ठेकेदारी करने के लिए। मैं हिंदू मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, क्या उधर ज्यादा भी अजर कम, इसके लिए नहीं, ठेकेदारी करना है कुछ पार्टी के लोगों को। मालूम है 84 करोड़ रुपया मंत्री महोदय ने लेके चले गए, हिस्से में कितना आया? सिर्फ 16 करोड़, 16 नहीं, मेरे ख्याल 14 ही आया है उसमें हिसाब में। कारपोरेशन का हिस्सा कितना था मालूम है? 30 करोड़। 30 करोड़ और 100 करोड़ में हमको भी लेना था। अरे अगर 30 करोड़ भी मंजूर हो जाते हैं तो हमको समाधान रहता, इत्मीनान रहता। नहीं, 30 तो मिला, लूटमार हो गई, एमएलए खामोश। आज तो कोई मेयर नहीं है, कोई कारपोरेटर नहीं, कोई स्टैंडिंग चेयरमैन नहीं, कोई डिप्टी मेयर नहीं, सिर्फ एमएलए, जिसकी पकड़ कारपोरेशन में होना चाहिए, कमिश्नर पे दबाव होना चाहिए।
अभी 50 करोड़ मंजूर आया। मुझको भी बोला गया था कि 1 करोड़ आपको देते, आप नाम बता दो। मुझको बोला गया था, मतलब कितने दे रहे, बोले 1 करोड़, मुझे नहीं होना। मतलब प्रपोजल कितने का, बोले 50 का, मतलब 15 का हमारा ही जा रहा है, 15 देंगे तो बात करो। अरे इन्होंने ले लिए, 7 करोड़ में कंप्रोमाइज कर दिए, 7 करोड़ में। कितना गया, तेरे 40 करोड़ रुपये चला गया। अपना कितना गया, 15 करोड़ रुपया। तो चोर कमिश्नर की ये सिफारिश करते थे, उसके साथ मीटिंगें करते थे, मैं लड़ता रहा, मेरी पार्टी के लोग लड़ते रहे, और आखिरी में जीत अल्लाह ने किसको दी, कमिश्नर को गोदड़ी बिस्तर बांधकर निकलना पड़ा। ये अल्लाह का करम है, ये शेख हसीना की ताकत का अंदाजा है, लगा लो। लेकिन ये सब हो रहा है, ये नए कमिश्नर आए, पहले आकर उन्होंने नमस्कार कहा घर पे, ऑफिस पे, आशीर्वाद राहु दिया, मला आशीर्वाद रहना रहे, आशीर्वाद रहना रहे, परंतु भेदभाव होईल तो आशीर्वाद रहणार नाही। आशीर्वाद केव्हा राहील, भेदभाव मालेगाव मध्ये मतदारसंघ मध्ये भेदभाव झाला नाही पाहिजे। अगर तुम्ही केलं तर तुमच्यावर मांग, आम्हाला सर्व माहित आहे धुळ्यामध्ये काय काय झाला, तो ऐसा थोड़ा मराठी कच्ची पक्की समझ लो। तो ये दबदबा, ये दहशत, ये दबाव होना चाहिए, इनके जैसा नहीं। ये कमिश्नर इनके आकर ऑफिस के ऊपर बैठ गया, साहब आपका हिस्सा पहुंच जाएगा, साहब ने कहा था कि कमिश्नर भगाओ शहर बचाओ, डब्बे में। कहां पे तहरीक से, कोई तहरीक नहीं। ये कारपोरेशन को 700 करोड़ रुपए का कर्जदार है, 2 साल के अंदर बनी है कारपोरेशन, 700 करोड़ रुपया। मैं दूसरे चिल्लर लीडरों की बात नहीं कर रहा हूं, जाने तो उनको मैं गिनती में भी नहीं लेता हूं, अल्लाह का करम। तुम्हारी वोट का सौदा करने वाले बहुत है, छोटे छोटे, वो तो अपने गिनती में भी नहीं है, अपन लेवल के लोगों से लड़ते। सब मुलविस है, सब मुलविस है, अपना घर भर रहे हैं। गुरुवार वार्ड वालों जरा ध्यान दो, घर बहुत भरा जा रहा है, खाली तुमको ही करना है। दोस्तों, ये तमाम चीजें ये कारपोरेशन के अंदर लूटमार की जा रही है। मेरा सवाल है शहर की आवाम से, आपको बदला लेना है, आपको हिसाब लेना है। मैंने कहा ना कि जाति दुश्मनी ना दादा हुसैन साहब से, ना मुफ्ती इस्माइल साहब से, सियासी बात कर रहा हूं, वोट लिए हिसाब दो। तुम्हारे विकास और डेवलप के बाद तुमको भरोसा नहीं, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों और साथियों, अभी मैं बहुत बोलने वाला, आराम से बैठो। किसी ने बुनकर परिषद, बुनकर ना पावरलूम परिषद, और किसी ने ऐलान जंग के पोस्टर लगे शहर में। बुनकर तंजीमें अगर सुन रही, मेरी अभी एक वीडियो बाकी है, अभी बहुत परिषद के बोर्ड। असल में ये लड़ाई बुनकरों की ये नहीं थी, ये असल में ये साइकिल की लड़ाई थी। साइकिल की, समाजवादी की जो साइकिल है ना, एक सदन को दूसरे ने लात मारा, धड़ से गिर गया, उसका बदला लेने के लिए पूरे शहर के बुनकरों को जमा किया गया। लोटस हाल में पूरे शहर के बुनकरों को, कि तुम्हारे साथ सरकार जुल्म कर रही है, कमेटी बनी है, करोड़ों का फायदा होगा, जमा कर लिया गया, लेकिन बदला इन लोगों से लेना है, क्योंकि इन्होंने लात मार के गिरा दिया सदारत से। और तुम पावरलूम कंपनी से लड़ने की बात करते हो। एमएलए और जो तंजीमों के लोग हैं, मैं सबको खराब नहीं बोल रहा हूं, मैं तो फिर कल से तंकीद शुरू करना, भारत तैयारी है। मुझे बताओ, ये शहर की आवाम, ये शहर के बुनकर भाई, मैं आप लोगों से सवाल है,
तुम्हारे कारखानों में रेड होती, तुम्हारा मीटर जमा होता, तुम्हारा कनेक्शन काटा जाता। बुनकर तंजीमों के कितने जिम्मेदारों का कनेक्शन कटा और रेड है मुझे बता दें। जितनी बुनकर तंजीमें हैं, जितने जिम्मेदार है, एक के भी वहां बिजली पावर की कंपनी के लोग नहीं जाते, कनेक्शन नहीं काटते, उनका मीटर नहीं जमा करते, रेट नहीं करते, क्योंकि तुम लोगों का इस्तेमाल ये बुनकर तंजीम के कुछ लोग करते हैं। या मेरा सवाल आप लोगों से, अगर आपके मीटर कटता है बुनकर भाई, तो कितनी तंजीम के लोग तुम्हारे साथ पावर हाउस गए ये मसला हल कर दो? कितने लोग गए? कोई नहीं गया। लेकिन आज मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अगर आपको मैं पसंद नहीं हूं तो चलेगा, इलेक्शन आएगा, आपको जहां रहना वहां रहो। लेकिन मेरी ऑफिस शेख रशीद साहब जब बैठा करते थे हजार खोली पुलिस स्टेशन के पीछे, अगर आपका मसला होगा तो शेख आसिफ आपके लिए तैयार है। आज मैदान में कंपनी को तुम डरा रहे थे, ये खाली राजी बैठा शेख रशीद की औलाद है। 2 दिन पहले कान के नीचे मारा मारने के अंदर कंपनी के एक आदमी को क्या किया, कान के नीचे मार दिया। पवार वाली पुलिस स्टेशन के अंदर उसके ऊपर राइट का गुना दाखिल हो गया, मार ठोक का गुना दाखिल हो गया। मैंने पुलिस को फोन किया, साहब मतलब मेरा जलसा है, गुना दाखिल हुआ ना, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा क्या मत करो, ये हफ्ते के अंदर खालिद हाजी और उसके साथी आके अटैक हो जाएंगे, कोर्ट में भेज देना, जमानत करा लेंगे। इसको बोलते नुमाइंदगी। जेल भी जाना पड़े, मारना पड़े, मार भी खाना पड़े, उसके लिए तैयार होना पड़ता हो। मैक्सी उठा के भागने से नुमाइंदगी नहीं है। मैक्सी उठा के सर्वे नंबर 10 के अंदर भागने से नुमाइंदगी नहीं होती है। मर्दा मर्द वाली बात करना पड़ता है, सियासत में अस्तीन चलाना पड़ता है। तो ये सब कुछ आइटम, ये सब क्वालिटी ये मंच के ऊपर मौजूद है। अब शहर को क्या फैसला करना है कर लो, हम लोग चलेंगे तो बोलो हम तैयार हैं, नहीं चलेंगे तो हमारी सियासत करेंगे। शहर तैयार हो जाए, ये कंपनी क्या ऐसी 10 कंपनी को भी हम लोग जूते की नोक पे रखते हैं और उससे मुकाबला करने के लिए तैयार है। लेकिन हाँ, बुजदिली वाली बात नहीं। पावर लूम तंजीमें अगर आएंगे तो अगर मैं जेल गया तो तुमको भी चलना पड़ेगा, तुम पड़ेगा, मैं कपड़ा संभालूंगा, तू लड़, ऐसा नहीं। लड़ाई सब साथ में, सब जेल में, सब जेल में। ये तमाम ही चीजें ये शहर के लिए जरूरी है। मैं न्याय अहमद साहब को भी उनके वक्त हमारे मुखालिफ रहे, शेख रशीद साहब के मुखालिफ रहे, लेकिन उन्होंने दबदबा बनाया था। सच्चाई बोल रहा हूं, काबे की तरफ मुंह है मेरा। शेख रशीद साहब का भी दबदबा था, लेकिन तुम्हारा दबदबा खत्म हो चुका, तुम्हारा दबदबा ही नहीं था। तुम अगर पुलिस से डर के भागोगे, कंपनी से डर के भागोगे, मंत्री के दबाव में रहोगे, ये शहर के अंदर चलने उड़ने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों, सर झुकने नहीं दूंगा, वोट का सौदा नहीं करूंगा। सर तुम्हारा भी ऊंचा रहे, हमारा भी रहे, और इस शहर में सियासत की जाएगी, गरीबों को लेकर चला जाएगा, आपके लिए इंसाफ के लिए लड़ा जाएगा, आपके मसाइल हल किए जाएंगे, आपका सुख और दुख में शामिल होंगे। शेख रशीद साहब जैसे आपको लेकर चलते थे वैसा लेकर चलेंगे। आपको कोई काम है तो मेरी ऑफिस आप खुलिए, शेख रशीद साहब जहाँ बैठे वहां पर खुलिए। दोस्तों और साथियों, कई लोग आए, अब आखिरी आइटम, कई लोग ढूंढ रहे होंगे, कई हमारे यूट्यूब वालों को बिचारों को बोले होंगे जरा देखना कोई वीडियो तो शूटिंग करके लाना, बोले होंगे ना। कई आए, मैंने बोला था सेक्स से रैकेट, लेकिन मेरे तमाम ये जिम्मेदार ना, मैं छोटा हूँ, ये सब बुजुर्ग बैठे, मुझसे बड़े बैठे, इन्होंने बोले कि नहीं, जलसे के अंदर किसी के ऐबों को उजागर नहीं किया जाता।
मैंने इनकी बात को मान लिया। क्या बोले, किसी के ऐबों को ढांकना चाहिए, उजागर नहीं करना चाहिए। इनकी बात मैंने मान लिया, लेकिन 70% मान। क्यों 70%? हमें कल बोलेंगे मैं शेख आदमी झुकता था। मैं इसलिए मैं बोलता हूं, जो शेख रशीद साहब बोला करते थे, जो है खुला हूं, बोलते थे खुली किताब हूं। वैसे मैं बोल रहा हूं, मैं भी खुली किताब हूं, लेकिन पार्शलिटी करके सियासत की जाती। अपने आप को बहुत हाई लेवल का राजकीय बताया जाता, बहुत साफ सुथरा बताया जाता, बहुत एजुकेटेड बताया जाता, बहुत मजहबी बताया जाता। इसके लिए कुछ लोगों की कुंडली अपने पास रखना पड़ेगा। आज सिर्फ मैं एक हल्का सा टेलर बता रहा हूं, वीडियो में है, डायरी में एकदम एक आधे मिनट की है। किसी का स्टैम्प है बॉन्ड धोखेबाजी का, किसी की व्हाट्सएप चैटिंग है, कोई बेचारा रिक्शा वाला किसी को लेकर जा रहा है। ऐसे कुछ चीजें हैं। किसी ने धोखा दिया शादी के बारे से, और मैंने बोला ना इनकी 70% बात सुनो, वीडियो रोक लिया। लेकिन अगर वक्त पड़ा तो बता दूंगा, बता रहे ये रोक के बता। ये जरा मैंने धुंधला कर दिया पिछले कानून के मुताबिक। आगे बढ़ा। ये रिक्शा है, इसलिए धुंधला करना पड़ा कि कानून इजाजत नहीं देता। एक लेडीज बैठी है, रिक्शा ड्राइवर है, और भी अंदर है। आगे बढ़ा। ये व्हाट्सएप चैटिंग है, बहुत देर व्हाट्सएप चैटिंग है, रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, सब कुछ है। आगे ये बॉन्ड है धोखेबाजी रंग। ये ऐसी चीज है, और मेरे पास कई लोग चल कर आए जिनके साथ जुल्म हुआ, चल कर आए, मटेरियल दिए, वीडियो दिए, चैटिंग दिए, स्टैम्प दिए। ये शहर के लीडरान की बात कर रहा हूं, कोई कुत्ता गोली खाने वाले की बात नहीं कर रहा हूं। ये शहर है हमारा। कब आवाज उठेगी? कब आवाज उठाओगे? ये आप लोगों से मेरा सवाल है। और मैं आखिरी बात बोल रहा हूं, मैंने पहले कहा कि मेरा परिवार, शेख रशीद साहब नहीं है, दुनिया से चले गए। शेख खलील साहब दुनिया से चले गए, और ये सोच रहे होंगे ये परिवार दब जाएगा, डरा दिया जाएगा। तो तुम्हारी सोच को निकाल लेना। न डरने वाले हैं, न छपने वाले हैं, और दादागिरी से और सर उठा के हम लोग राजकारण करेंगे शहर के अंदर। और किसी आपको भी किसी से डरना नहीं है, और वक्त आएगा तो जल्द से लेते रहेंगे, और इंशाअल्लाह शेख रशीद साहब की सोच को हम आगे बढ़ाते रहेंगे, और इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाजार, डायमंड कारपेट।